एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बिहार सीजीएल के द्वारा जो 23 फरवरी 2015 को पेपर लिया गया था प्रीलिम्स का, उसका क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे। हम 1 से लेकर के 150 तक के सारे प्रश्नों को डिटेल में देखेंगे, जिसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे बिना किसी को स्किप किए। तो पहला प्रश्न देखते हैं। गैब्रियल गार्सिया मार्केज की मृत्यु 17 अप्रैल 2014 को हुई। वे इनमें से क्या थी? तो इसका आंसर होगा वे एक नोबेल पुरस्कार विजेता थी। उन्हें मिला था साहित्य के लिए, और कौन सी पुस्तक के लिए मिला था? तो वो था 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड। इस पुस्तक के लिए इन्हें मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2014 विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता था? तो इसका आंसर होगा पेट्रा कितोवा ने। उन्होंने फाइनल में यूजिनी बुचार्ड को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लोमा फोंटेन। जोहान्सबर्ग वहाँ का एक प्रमुख शहर है, राजधानी नहीं। जबकि मिस्र की राजधानी काहिरा है, केन्या की राजधानी नैरोबी है, सूडान की राजधानी खार्तूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा R.K. नारायण। इसी पुस्तक पर गाइड फिल्म भी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है। यह दुनिया की सबसे लंबी मिट्टी के बांधों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा धान। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर धान की खेती होती है। यह भारत की मुख्य खाद्य फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनार किस देश की मुद्रा है? तो इसका आंसर होगा इराक। इराक की मुद्रा है इराकी दिनार। ईरान की मुद्रा है रियाल या तोमान। चीन की है युआन और इंडोनेशिया की है रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालगुडी डेज रचनाकार कौन है इसके? तो इसके रचनाकार भी R.K. नारायण है। यह काल्पनिक शहर मालगुडी पर आधारित लघु कहानियों का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? तो 2015 के समय पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड नवरत्न कंपनी थी, महारत्न कंपनी नहीं थी। लेकिन हालांकि वर्तमान में अब देखेंगे 2021 के बाद इसे महारत्न का दर्जा मिल चुका है, लेकिन उस समय के अनुसार उत्तर हमारा यही होगा, क्योंकि पेपर हमारा हुआ था 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा सुंदरवन। यहाँ सुंदरी वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं, इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है सुंदरवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया, कब किया गया ये? तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। तो इसका आंसर होगा सी, ये एक प्रतिष्ठित कला सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 से 30 नवंबर 2014 के बीच कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 2014 में गोवा में आयोजित किया गया था 45वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, इसे इफ़ी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? तो इसका आंसर होगा बर्मा, जो कि अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है, को भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में ब्रिटेन से अलग किया गया था। विकल्प के अनुसार 1935 ही मतलब सही होगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 3 फरवरी 1916 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। कब की थी? 1905 ईस्वी में पुणे में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अनुमानित रक्षा खर्च है, तो ये रक्षा खर्च हमें किसके हिसाब से देखना होगा? 2014 से 15 के बजट के आसपास उस समय जो खर्च था 2.5% के आसपास था टोटल GDP का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? इसका आंसर होगा सिक्किम 1975 में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संघ का 22वां राज्य बना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1950 में, 31 जुलाई 1950 में ये की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला 1, 2, 6, 24 और 120 का अगला अंक क्या होगा? अब ध्यान से देखेंगे तो पैटर्न मिलेगा आपको। 1 में 2 से गुणा हुआ है, 2 में 3 से गुणा हुआ है, 6 में 4 से गुणा हुआ है, 4 में 5 से गुणा हुआ है, तो 124 में 105 में 5 से गुणा हुआ है, तो 120 में 6 से गुणा होना चाहिए, बर्छक 72 यानी कि 720 हमारा आंसर आएगा। पिछले वाले संख्या में 2 से 3 से ऐसे गुणा करके आगे संख्या बढ़ी है, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर होगा एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन, ये अधिवेशन याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। अगर पूछेगा कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी, या अगर यहाँ पे प्रथम भारतीय लगा देता तो उस केस में हमारी हो जाती सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भिन्न का समूह आरोही क्रम में है, मतलब घटते क्रम में है। सॉरी, आरोही मतलब बढ़ते क्रम होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, अवरोही मतलब घटते क्रम। तो इसमें क्या करना है, हमें सीधा भाग दे के देख लेना है, क्योंकि आप देखिए 11, 8, 7 है, तो इसको परिमेयकरण करने का कोई फायदा होगा नहीं, तो सीधा 5/7 एक संख्या है, इसका आप देखेंगे तो 0.714 होगा। 9/11 का आप भाग देंगे तो 0.818 होगा, और 7/8 में भाग देंगे ये 0.875 होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 5/7, 9/11 और 7/8, तो आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम, इनमें से कौन सा भिन्न है जो 3/4 से बड़ा है परंतु 5/6 से कम है? 3/4 से बड़ा है का मतलब क्या है कि 0.75 होगा, और 5/6 का मतलब है 0.833 होगा। तो हमें इनके बीच का कोई नंबर देखना है। तो अब 1/2 क्या होगा, 0.5 होगा, 2/3 0.66 होगा, 4/5 0.80 होगा, और 10/9 0.9 होगा। तो ये तो बड़ा हो गया इससे, ये हो सकता है क्योंकि ये इसके बीच में आएगा 0.80, ये और ये इससे छोटे हैं, तो ये भी नहीं होगा, आंसर हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है? तो मान लेते हैं वह संख्या x है, तो ये किसके बराबर है, 80 है, और 80 के 20% से ये ज़्यादा है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा, 80 + 8 दूनी 16, यानी कि 96 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 675 को गुणा किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए? इस तरह के प्रश्न के लिए हमेशा जो भी संख्या दी है उसका गुणनखंड बना ले अलग अलग। तो ये कितना होगा, 3 के 9, 3 × 5 × 5, देखिए ये 25 होगा, ये 27, 27 × 25 675 होता है, यानी इसे हम क्यूब में लिख लेते हैं, तो ये 3 का क्यूब होगा और ये 5 का स्क्वायर होगा। अगर हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे अगर सपोज, तो इसमें से क्या बाहर आएगा, इसमें 3 बाहर आएगा, इसमें से 5 बाहर नहीं आ पाएगा, ये क्यूब रूट निकाल रहे हैं। तो हमें 5 कितना चाहिए, 3 चाहिए, है कितना, 2, यानी कि हमें इस संख्या में 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब ये जाके क्या हो जाएगा, 5 क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 बाहर आ जाएगा और उसके बाद 5 यानी 15 हो जाएगा। हमारा कौन सी वो छोटी संख्या है, वो 5 है, तो आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिसका योगफल 15 है? तो ऐसे केस में जब भी छोटा संख्या दे 3, 4, तो सीधा मान लें पहली क्रमागत संख्या x-1, दूसरी x और तीसरी x+1। क्रमागत का मतलब होता है एक एक बढ़ेगा। तीनों का योग कितना दिया है हमें, x-1 + x + x+1 बराबर 15 दिया है, यानी कि 3x बराबर 15, तो x बराबर कितना होगा, 5। अब इसमें x रख दीजिए, तो x ये 5 - 1 कितना होगा, 4, ये 5 और ये 6 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, इनका गुणनफल निकालना है, तो इनका गुणनफल 5 के 20 × 6 120 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान भार के 50 बक्से एक कैरी वैन में चढ़ाए गए।
अनंतर बाद में प्रत्येक 105 केजी भार वाले 5 अन्य बक्से भी चढ़ाए गए, जिससे सभी 55 बक्सों का औसत भार कितना हो गया, 95 केजी हो गया। तदनुसार पूर्व में चढ़ाए गए 50 बक्सों में से प्रत्येक का भार कितना था। ठीक है, तो देखिए 55 बक्सों का भार दिया है कितना, 95 केजी औसत भार है, तो टोटल भार कितना होगा, टोटल भार 95 गुने 55 होगा। ठीक है, और 5 बक्सों का भार दिया है औसत 105 केजी भार, तो 5 बक्सों का टोटल भार कितना हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 5 गुने 105, यानी कि इसको गुणा नहीं करते हैं, सीधा हम घटा देंगे। तो हमें निकालना क्या है, 50 बक्सों का, तो ये 55 का है और ये 5 का है, इसमें से घटा देंगे तो हमें 50 बक्सों का निकल जाएगा। 50 बक्सों का कुल भार क्या होगा, 95 गुने 55 माइनस 5 गुने 105। क्या करते हैं, 5 कॉमन ले लेते हैं, ये 95 ही रहेगा, 11 माइनस 105, 5 11 5 55 के 5 हासिल 5, 11 9 99, 5 104 माइनस 105, तो ये कितना होगा, 5 गुने 5 में से 5 गया 0, 4 का 4, 940 होगा। हमें निकालना क्या है, एक प्रत्येक का भार निकालना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 50 से भाग देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो हमें बचा कितना, 94। तो 27 का आंसर क्या होगा, बी 94। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का औसत 7.5 है और उनके गुणनफल का वर्गमूल 6 दिया है, तो संख्याएं कौन सी हैं। तो मान लेते हैं वो दो संख्याएं a प्लस बी हैं, a और b हैं, तो a प्लस बी बाई 2, यानी दो संख्याओं का औसत कितना दिया है, 7.5, तो a प्लस बी बराबर कितना होगा, 15। उनके गुणनफल का वर्गमूल यानी कि ए बी का स्क्वायर रूट दिया है 6, तो ए बी बराबर कितना होगा, 36। अब आप देखिए ऑप्शन से आप क्या कर सकते हैं, ऐसा संख्या दोनों देख सकते हैं जिनका प्रोडक्ट क्या है, गुणनफल क्या है, 36 है, 13 दूनी 26, 9 6 54, 10 5 50, 12 36, हमारा आंसर क्या होगा, 12 36, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर आपको इसका मान निकालना पड़े तो ये लिखेंगे 36 बाई बी, और ये हो जाएगा a प्लस बी, यहाँ से हम a का मान रख देंगे 36 बाई बी प्लस बी बराबर 15, ये हो जाएगा 36 प्लस बी स्क्वायर बराबर 15 बी स्क्वायर माइनस 15 बी प्लस 36 बराबर 0, ये कितना होगा, सीधेधराचार्य फार्मूला लगाएंगे तो ये प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 6 चौके 24, 4 3 12 2 14, और ये बटे में 2, ये हो जाएगा 15 प्लस माइनस 225 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 में से 4 गया 1, 81, 81 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 9 बटे में 2, तो एक होगा 15 प्लस 9 बाई 2 और एक होगा 15 माइनस 9 बाई 2। 15 9 24, 24 में 2 से भाग देंगे 12, 15 में से 9 जाएगा 6, 6 में 2 से भाग देंगे तो 3, 12 और 3 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 750 70 के निकटतम ऐसी कौन सी संख्या है जो 65 से विभाजित। हम क्या करेंगे, सीधा 65 से भाग दे के देख लेते हैं भाई कि क्या होगा। 65 से भाग देंगे, 65 एकम 65, 10 0, 65 एकम 65, 35 7, 6 5 30 जाएगा, 50 25, 6 5 30 2 32, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 2 गया 3, ऊपर से उतरेगा 0, फिर 5 बार में जाएगा, 5 बार में नहीं जाएगा क्योंकि ये 325 हो जाएगा। तो चूँकि 5 बार से हमें ले जाके इसको पूरा कटाने के लिए क्या करना होगा कि इस पूरे संख्या में अगर हम 5 जोड़ देंगे यानी 75075 कर देंगे तो ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी, यहाँ पे 5 आ जाएगा और ये 325 हो जाएगा। तो हमें क्या, ये नेक्स्ट जो संख्या होगी निकटतम संख्या कौन सी होगी, 750 75, हमारा आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या 51% 714 है, तो इस संख्या का 39% क्या है। तो एक संख्या है इसका 51% दिया है हमें 714, ये कितने बार में जाएगा, 17 से कटा करके देखते हैं, 17 दिया 51, 17 चौका 68, 17 दूनी 34, 3 से कटेगा, 14 दिया 42, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो गया 1400। अब पूछ रहा है इस संख्या का 39% कितना होगा, तो 1400 का 39%, 39 बाई 100, 0 0 कैंसिल कर देंगे,
तो 14 9 26 के 6 हासिल 12, 14 3 42, 12 54, 546 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंकों के सेट का औसत बताएं। तो इसमें सीधा जोड़ना है हमें। टोटल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 5 9 5 14, 14 1 15, 15 8 23, 23 9 32, 32 2 34 के 4 हासिल 3, 3 1 4, 4 9 13, 13 4 17, 17 3 20 के 0 हासिल 2, 4 2 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 2 17, 1704। टोटल संख्या है 6, तो 6 से भाग दे देंगे। 6 दूनी 12, इसमें बचेगा 5, 6 8 48, इसमें बचेगा 2, 4 6 चौके 24, यानी 284 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो यह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है? तो मान लेते हैं वो संख्या x है, इसमें हमने जोड़ दिया 21 प्रश्न के हिसाब से, तो यह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, यानी 3x से 7 कम हो गई। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2x बराबर क्या होगा? 21 7 28, ये इधर आ जाएगा, इसको इधर लेके आ गए, तो x बराबर कितना हुआ? 14। तो हमारा आंसर क्या होगा? 32 का A। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है, प्रतिवर्ष जनसंख्या 5% की दर से वृद्धि होती है, तदनुसार उस शहर की जनसंख्या 2 वर्षों के बाद कितनी होगी? ठीक है, तो 5% प्लस 5% प्लस 5 गुने 5 बटे में 100, इक्विवेलेंट प्रतिशत निकालने का तरीका आपको पता ही होगा, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। तो ये कितना हो जाएगा? 10 प्लस 25 बाई 100, यानी कि 10.25% टोटल बढ़ेगा 2 साल में। तो हम क्या करेंगे? इसका 10.25% निकाल लेंगे। तो 176 400 गुने 10.25%, यानी कि 100। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 दशमलव है, ये याद रखना है। तो हम क्या करेंगे? पहले 1764 में 1025 से गुणा करेंगे और बाद में 2 अंक दशमलव लगा देंगे। 5 चौके 20 के 0 हासिल 2, 6 5 30, 2 32 के 2 हासिल 3, 17 5 85, 3 88, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 17 दूनी 34, 1 35, 0 0 0, और ये होगा 4 6 7 1 0, 8 2 10 के 0 हासिल 1, 8 2 10 1 11 के 1 हासिल 1, 8 5 13 4 17 1 18 का 8 हासिल 1, 6 3 9 1 10 के 0 हासिल 1, 17 1 18। तो हमने ये निकाल लिया। अब 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो ये कितना होगा? 180 81। ये कितना? 2 साल का इंक्रीमेंट है, हमें पूछा है टोटल कितनी होगी। तो 1,76,400 में हम जोड़ देंगे 18,081। तो ये कितना हो जाएगा? 1 8 4 814 के 4 हासिल 1, 17 1 18 1 19। तो ये हो गया 1,94,481 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। यदि एक टंकक को एक पन्ना टाइप करने में 4 मिनट लगते हैं तो दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच 1080 पृष्ठ टाइप करने में कितने टंकों की ज़रूरत होगी? इस तरह में एक कंसेप्ट यूज होता है, आपको याद रखना है कि व्यक्ति गुणे समय और बटे में क्या होता है? कार्य। फिर पहला केस, दूसरे केस में भी सेम होगा, व्यक्ति गुणे समय बटे में कार्य, ये दूसरे केस में। तो पहले केस में देखिए क्या है? एक टंकक है, एक व्यक्ति, समय कितना है? 4 मिनट, इसका समय कितना होगा? 1 से 2, यानी कि 60 मिनट होगा। मिनट मिनट सेम रखना है हमें। कार्य कितना है? एक पन्ना काम किया है बटे में 1। दूसरे केस का देखिए, व्यक्ति कितना है हमें निकालना है, गुणे समय कितना है? 60, कार्य कितना है? 1080। तो ये 4 से 15 बार में जाएगा, तो x बराबर क्या होगा? 1080 बटे में 15। इसे हम कटाएंगे तो 15 7 75 से बचेगा 3, 15 दूनी 30, 72 हमारा आंसर हो जाएगा। ये कंसेप्ट याद रखना है, व्यक्ति गुणे समय बटे में कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 35, 45, 55 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः 18, 28 और 38 प्राप्त हो? यदि आप ध्यान दें तो 35 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 17। उसी तरह 45 में से 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 17। और 55 में से 38 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 17। तो जब भी भाजक और शेषफल का अंतर समान होता है तो उसका तरीका ये है कि जो हमें संख्या दिया है ये 35, 45 और 55, इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम ऑफ 35, 45
55। इसका एलसीएम क्या होगा, यहाँ आप एक अलग से बना सकते हैं अगर एग्ज़ाम में कोई आपके पास पर्याप्त समय है तो। 5 7 35, 5 9 45, 11 5 55। अब इसमें से कोई नहीं जाएगा तो इसको गुणा करना होगा। 9 7 63 गुणे 11 गुणे 5, 11 3 33 के 3 हासिल 3, 11 6 66 3 69 गुणे 5, 5 3 15 5 हासिल 1, 9 5 45 1 46 के 6 हासिल 4, 6 5 30 4 34, यानी कि 3465 हमारा एलसीएम आ गया। अब क्या करना है, जो एलसीएम आता है उसमें से हम जो शेषफल, ये अंतर जो आया है इसको हम घटा देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3448। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये तरीका बस याद रखना है। पहले शेषफल देखना है, शेषफल भाजक और शेषफल का अंतर देखना है, अंतर समान है, इसका एलसीएम निकालना है और उस एलसीएम में से इस अंतर को घटा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल 280 नारंगी 50 लड़के एवं लड़कियों को दिए जाते हैं। इनमें से प्रत्येक लड़के को 5 एवं प्रत्येक लड़की को 7 नारंगी मिलते हैं, तो कुल कितनी लड़कियां हैं। मान लेते हैं जो लड़कियां हैं उनकी संख्या है x और जो लड़के हैं बॉय उनकी संख्या है 50 - x, क्योंकि टोटल 50 है। ठीक है, लड़कों को कितना दिया जा रहा है, 5 और लड़कियों को दिया जा रहा है 7। एक लड़की को 7 दिया जा रहा है तो x लड़के को कितना दिया जाएगा, 7x दिया जाएगा, और एक लड़के को 5 दिया जा रहा है तो टोटल इतने लड़के हैं तो इसमें क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। तो 5 × 50 - x, टोटल कितना दिया है, 280 नारंगी है। अब इसे सॉल्व करते हैं। 7x + 250 - 5x बराबर 280। ये होगा 2x। 280 में से 250 जाएगा तो 30 बचेगा, तो x बराबर क्या होगा हमारा 15। आंसर हो जाएगा यही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% तथा स्त्रियों की संख्या में 10% वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़ करके 16,300 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात करें। इसको भी चाहें तो पिछले प्रश्न की तरह बना सकते हैं। मान लेते हैं कि स्त्री की जो संख्या है, स्त्रियां जो हैं उनकी संख्या है W और पुरुष होंगे उनकी संख्या कितनी होगी, 15,000 में से W को हम लोग घटा देंगे। 15,000 में से हमने W घटा दिया, ये पुरुष की संख्या होगी। अब बोल रहा है पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि हुई है और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हुई है, पर वास्तव में वृद्धि कितनी हुई है, तो 15,000 से बढ़ करके 16,300 हुई है। तो वृद्धि अगर हमें निकालना हो तो अंतिम में से आरंभ का मान घटा देंगे, ये 15,000 तो बचेगा कितना, 1,300, 1,300। तो देखिए इसका 10%, W का 10% कितना होगा, 10W/100 प्लस इसका 8%, 15,000 - W/100 बराबर कितना है, 1,300 है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 10W, 15 8 120 पर 3 0 - 8W और 100 दोनों इधर तरफ आ जाएगा तो 13 पे 2 0, 1,300 पे 2 0 आ जाएगा। अब देखिए 10 में से 8 गया तो कितना होगा, ये 2W और 13 में से 12,000 गया, 13 पर 4 0 है और ये हमारा हो गया 12 पर 4 0, तो बचेगा कितना, 1 पर 4 0। तो W बराबर कितना होगा, 2 × 5 = 10, 3 0, यानी कि स्त्रियों की संख्या कितनी है, 5,000 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में 5,000 रुपये बढ़कर 5,700 रुपये हो जाते हैं, तदनुसार 5 वर्षों बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 7,000 बढ़कर कितने हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें दर निकालना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT/100। हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, बढ़ करके 5700 हो गया, यानी कि 700 रुपये बढ़ा है। मूलधन दिया है हमें 5,000, दर निकालना है और T दिया है 1 वर्ष, बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल, तो R बराबर क्या होगा, 700/50, 0 से 0 कैंसिल, तो ये होगा 14 × 5 = 70। R हमारा निकल गया 14%। अब क्या करना है, 7,000 पे हमें निकालना है कि ये बढ़ करके कितना हो जाएगा। तो इसका ब्याज निकाल के 7,000 में हम लोग जोड़ देंगे। तो 7,000 गुने रेट कितना है 14, समय कितना दिया है 5 वर्ष, बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल, 70 गुने 14 × 5 = 70, 7 × 7 = 49 पर 2 0,
इसको जोड़ देंगे हम किस में 7000 में, तो ये हो जाएगा 0 9 7 4 11 11,900 हो जाएगा बढ़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अर्धगोलाकार बर्तनों की धारिता दिया है 6.4 लीटर और 21.6 लीटर, तदनुसार उनकी आंतरिक त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अर्धगोलाकार का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 2 है तो पहला का हो जाएगा पाई R1 क्यूब और दूसरे का हो जाएगा 4/3 पाई R2 क्यूब। ये मान लेते हैं V1 है और ये V2 है। हमें क्या करना है V1 बाई V2 निकालते हैं तो क्या होगा 4/3 पाई R1 क्यूब बटे में 4/3 पाई R2 क्यूब। V1 बाई V2 कितना दिया है 6.4 बटे में 21.6, ये 4/3 पाई से ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा R1 बाई R2 का होल क्यूब। ऊपर भी दशमलव है नीचे भी है तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 64 बटे कितना बचेगा 216 R1 बाई R2 का होल क्यूब। जब क्यूब रूट इन पे आएगा तो ये 64 बाई 216 बराबर कितना होगा R1 बाई R2। 64 किसका क्यूब रूट होता है 4 का और 16 क्यूब होता है 6 का, तो R1 बाई R2 हमें 4/6 निकल गया। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो R1 बाई R2 बराबर क्या होगा 2/3 होगा, 39 का डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नल ए एक टंकी को 8 घंटों में भर सकता है, दूसरा नल बी उसे 6 घंटों में भर सकता है। ये ए हो गया, ये बी, ये 8 घंटों में भर रहा है, दूसरा 6 घंटों में। यदि दोनों नल ए और बी खोल दिए जाएँ एवं 2 घंटे बाद नल ए को बंद कर दिया जाए तो दूसरा नल बी उस टंकी को अब कितने घंटों में भर सकेगा। 8 और 6 का एलसीएम क्या होगा 24, तो 8 3 24, 6 4 24, ये पूरा टोटल काम करने का समय है और ये एफिशिएंसी है। अब क्या करना है हमें कि ए और बी को दोनों साथ खोल दिया जाता है, यानी ए बी मिल के कितना काम करेंगे 7 यूनिट, कितने घंटे के लिए 2 घंटे के लिए, तो 7 दूनी 14 यूनिट काम कर चुके हैं। टोटल करना कितना था 24, तो 24 में से 14 घटा देंगे तो बचेगा कितना 10, यानी टंकी का 10वां हिस्सा अभी खाली है। तो अब क्या ए बंद हो गया है तो चल कौन रहा है 4, तो 10/4 कितना होगा 4 दूनी 8 और ये 5/2, 2 पूर्णांक 1/2 हो जाएगा। तो बी द्वारा लिया गया समय कितना हुआ 2.5 घंटे। नेक्स्ट 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती हैं, फिर 2.4 6 8 10 और 12 सेकेंड के अंतराल में बजती हैं। 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। ये पॉइंट नहीं है, 2 4 6 8 10 12 है, कितनी बार एक साथ बजेंगी। इस तरह के प्रश्न में हमेशा क्या करना होता है एलसीएम लेना होता है। तो 2 4 6 8 10 12 को आप ध्यान देंगे, इसमें से एक 5 बचा है, 2 गुने 5, ये होगा 2 का स्क्वायर गुने 3, ये होगा 2 का क्यूब, ये 2 गुने 3, ये 2 का स्क्वायर और ये 2 है। तो हमें 2 का क्यूब सबसे मैक्सिमम है तो क्यूब को बाहर कर लेते हैं, फिर 5 रख लेते हैं, फिर गुने 3, तो ये कितना हो गया 8 गुने 5 गुने 3, 8 5 40, 120 हमारा एलसीएम हो गया। 120 एलसीएम क्या है ये सेकंड दिखा रहा है, हमें क्या करना है 30 मिनट में पता करना है। तो पहले तो 120 में हम भाग देंगे मिनट में बदलने के लिए 60 से, तो ये हो गया 2 मिनट, यानी हर 2 मिनट बाद ये बजेंगी। तो चूँकि पहली बार तो ये बज चुकी हैं, प्लस 30 मिनट में 2 से भाग देंगे तो ये कितना होगा 15 और ये एक प्लस टोटल 16। पहली बार शुरू होने पर भी इसमें शामिल है तो हमें 16 मारना है ना कि 15, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपनी चीज़ों का बिक्री मूल्य बढ़ाकर 10% बढ़ाकर निर्धारित करता है और उसी बिक्री मूल्य पर 10% छूट दे देता है, तदनुसार उसकी बिक्री के लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है। तो मान लेते हैं उसका जो क्रय मूल्य सेलिंग प्राइस था 10% था, अब उसने क्या किया इस पर 10% बढ़ा दिया तो ये कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। फिर उसने क्या किया कि इसे 10% छूट पे बेचने लगा, तो 110 का 10% हटा देंगे तो बचेगा कितना 90, 0 से 0 कैंसिल, तो 11 9 99। पहले कितना था 100, अब कितना हो गया 99, तो 1/100 इंटू 100, यानी कि 1% का क्या होगा लॉस होगा क्योंकि ये घट गया है, तो 1% का हानि। यहाँ आप 1% लिख लीजिएगा, ऑप्शन गलत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिता की उम्र माँ की उम्र से 7 वर्ष अधिक है और माँ इस समय अपनी पुत्री की उम्र की 3 गुनी है। इस समय पुत्री की उम्र 10 वर्ष है, तदनुसार पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र कितनी थी।
वर्तमान में पुत्री की उम्र कितनी है 10, तो उसकी माँ की उम्र जो है पुत्री की उम्र की 3 गुनी है, यानी मदर की उम्र कितना हो गया 30, डॉटर का हमें दे दिया है पहले से ही 10। अब कह रहा है पिता की उम्र माँ की उम्र से 7 वर्ष अधिक है, यानी फादर कितना हो गया 30 + 7 यानी कि 37। तो पुत्री के जन्म के पहले यानी 10 साल पहले पिता की उम्र क्या होगी, 37 में से 10 घटा देंगे तो क्या बचेगा 27, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 27 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, 17% लाभ कमाने हेतु वो वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करें। इसका एक फॉर्मूला होता है, हमेशा याद रखें, मार्केट प्राइस यानी MP अंकित मूल्य, CP क्रय मूल्य बराबर होता है 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे में 100 माइनस छूट प्रतिशत। तो हमें लाभ कितना दिया है 17, छूट कितना हो रहा है 10, तो ये कितना हो गया 117 बटे में 90। इसे हम कटाएंगे तो कितना बचेगा, ये होगा लगभग 1.3, यानी कि MP और CP को हम अगर ऐसे लिखें 13/10 यानी कि 130/100, तो MP जो है CP से कितना अधिक है 30% अधिक है, तो हमारा आंसर क्या होगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A एक काम को 4 दिन में पूरा करता है और B उसे 6 दिनों में पूरा करता है। A काम कर रहा है 4 दिन में, B काम कर रहा है 6 दिन में, इनका एलसीएम होगा 12, 4 3 12, 6 दूनी 12। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं 5 यूनिट, टोटल करना कितना है 12, तो 12/5 कितना होगा 5 दूनी 10, 2 12, 2.2/5, हमारा आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 55 kg के एक मिश्रण में दूध एवं जल का अनुपात 7:4 है, अनुपात को 7:6 करने के लिए मिलाए जाने वाले जल की मात्रा क्या होगी। तो हमें दूध यानी मिल्क और वाटर दिया हुआ है 7:4 में। हमें क्या कह रहा है कि हमें इसमें जल की मात्रा मिलानी है इस प्रकार से कि अनुपात 7:6 हो जाए। तो आप ध्यान दें इसमें परिवर्तन क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है जल, दूध तो परिवर्तन हो नहीं रहा है, तो ये यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो इसमें चेंज कितना हुआ है 2 यूनिट का, 2 यूनिट। अब हमें ये देखना है कि ये 7×4 जो 11 होगा, ये किसके बराबर है 55 kg के बराबर है, तो 1 यूनिट कितना होगा 5 यूनिट के बराबर। इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 5 कितना हो जाएगा 10 kg, हमारा आंसर हो जाएगा 46 का B। अगर ये तरीका नहीं समझ में आया तो दूसरा तरीका ये है कि आपको मिल्क और वाटर का अनुपात 7:4 दिया है, यानी कि 11:55 है, तो 1 यूनिट कितना होगा 5 के, तो मिल्क हमारा कितना होगा 7×5 35 kg और ये 5 के 20 kg हमारा वाटर हो गया। अब कह रहा है कि मिल्क को जैसे का तैसे रखना है और वाटर में हमने कुछ मिला दिया, मान लेते हैं हमने x kg मिला दिया और ये मिल्क के अनुपात हो गया 7:6, तो 7×5 35, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6×5 30 बराबर 20 + x, तो x बराबर कितना होगा 10 kg, हमारा आंसर। एक व्यापारी ने एक कलम 20% को हानि पर बेची, यदि वह कलम 12 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। उस कलम का क्रय मूल्य क्या है। इसके 2 तरीके हैं, एक लंबा और एक शॉर्टकट मेथड। पहले लंबा वाला देख लेते हैं। मान लेते हैं CP क्रय मूल्य X है और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य Y है। तो पहले कंडीशन में क्या बोला है कि कलम को 20% हानि पर बेचा गया है, यानी क्रय मूल्य का 80% पर ही बेचा गया है, जो कि विक्रय मूल्य के बराबर होगा। तो X/Y बराबर कितना होगा 10/8, यानी कि 5/4। अब यहाँ पे देखिए दूसरा कंडीशन, कलम को यदि 12 रुपये अधिक पर बेचता, यानी पहले कितने बेच रहा था Y पर बेच रहा था, अब 12 रुपये अधिक पर बेच रहा है, तो उसे 10% का लाभ हो रहा है। तो X का कितना मिल रहा है इसको 110% टोटल होगा, 0 से 0 कैंसिल। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 10Y + 120 और ये 11X। यहाँ आप देखिए कि ये हम क्या करते हैं X को मान लेते हैं 5K और Y को 4K, तो ये क्या होगा 40K + 120 और ये हो जाएगा 55K, तो 15K बराबर 120, तो K बराबर कितना होगा 8। जब K का मान हम यहाँ पे रखेंगे तो 5 × 8 यानी कि 40 मिलेगा और ये 32,
तो हमारा 40 रुपये क्या है, क्रय मूल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। उसमें से एक नए लड़के के शामिल हो जाने के कारण उन पाँचों को वर्तमान आयु 15 वर्ष हो गई। तदनुसार नए लड़के की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए 5 वर्ष पहले उनकी औसत आयु थी कितनी, 9, 4 लड़कों की, यानी कि 9 चौके 36 प्लस 5 वर्ष पहले हर एक 4 लड़कों में, तो हम क्या करेंगे 5 गुने 4 इसमें जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, 5 चौके 20, 56, यानी कि 4 लड़कों की, जो 4 लड़के हैं उनकी जो आयु का योगफल है कुल वो 56 है। उसमें एक नया लड़का शामिल हो गया, यानी कि 4 प्लस एक नया लड़का n शामिल हो गया। उनकी औसत आयु कितनी होगी, 15 हो गई। तो 15 गुने 5 कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। तो n बराबर क्या होगा, 75 माइनस 56, तो ये कितना होगा 19। तो हमारा आंसर क्या होगा 19 वर्ष। ये कैसे हुआ है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए 4 लड़के हैं A, B, C और D, इनका वर्तमान आयु ABCD है। तो 5 वर्ष पहले A कितना होगा, A माइनस 5 होगा, प्लस B कितना होगा, B माइनस 5 होगा, प्लस C कितना होगा, C माइनस 5 होगा, प्लस D कितना होगा, D माइनस 5। 5 वर्ष पहले इनका औसत कितना होगा, बटे में 4 बराबर 9। और यहाँ से आप लिखेंगे तो A प्लस B प्लस C प्लस D जो कि वर्तमान आयु का योगफल है, ये 9 चौके 36 प्लस ये कितना 1 2 3 4, 4 गुने 5, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है और मंगलवार, बुधवार तथा गुरुवार का औसत तापमान 33 डिग्री सेल्सियस था। तो हमें सोमवार का तापमान 32 डिग्री है, तो गुरुवार का तापमान कितना होगा। तो हमें दिया है सोम प्लस मंगल प्लस बुध का जो औसत तापमान है 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री गुने 4 ये कितना होगा, 30 गुने 3, सॉरी 3 लोग हैं तो 30 3 90। टोटल तापमान कितना हो गया तीनों का, सोम मंगल बुध का 90। उसी तरह मंगल प्लस बुध प्लस गुरुवार का कितना है 33 डिग्री औसत है, तो 33 गुने 3 कितना हो गया 99। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना होगा, आप देखिए मंगल से मंगल कैंसिल हो जाएगा, बुध से बुध कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या गुरुवार माइनस सोमवार। मैंने इसमें से इसको घटाया है, तो गुरुवार माइनस सोमवार बराबर, सॉरी ये 99 है, तो 99 में से 90 गया तो क्या बचेगा 9। अब बोल रहा है कि सोमवार का तापमान हमें 32 डिग्री सेल्सियस है, तो गुरुवार का क्या होगा, तो गुरुवार का बराबर क्या होगा 9 प्लस सोमवार का तापमान। सोमवार का तापमान हमें दिया है 32 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो गया 32 9 41 डिग्री सेल्सियस, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोटर कार मुंबई से पुणे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और वहाँ से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा में कार की औसत चाल क्या है। तो औसत चाल का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप सीधा वहाँ से निकाल सकते हैं, या फिर याद नहीं होगा तो वहाँ से भी ऐसे भी हो जाएगा। 2x इंटू 2xy बाई x प्लस वाई फॉर्मूला होता है, जहाँ पे x और y क्या है, वेलोसिटी है, मतलब वेग। 2 गुने 20 गुने 30 बटे में 20 प्लस 30, तो ये कितना हो जाएगा 1200 प्लस बटे में 50, तो ये होगा 24, यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा एवरेज होगा। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो उसका तरीका ये है कि मान लेते हैं ये पुणे है और हमारा ये मुंबई है और ये पुणे। कार मुंबई से पुणे जा रही है, यानी डिस्टेंस मान लेते हैं d है। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा में कुल लिया गया समय। कुल दूरी क्या होगी d प्लस डी, और समय क्या होगा, इधर से जा रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो समय होगा डिस्टेंस बाई स्पीड, और दूसरा होगा डिस्टेंस बाई स्पीड इधर से जब आ रही है 30 किलोमीटर के हिसाब से। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये होगा 2d, नीचे d कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 30 प्लस 20 बटे में 20 इंटू 30, जब एलसीएम ले लेंगे तो d से d कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू 20 इंटू 30 बटे में 50, और यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा 24। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों या शब्द संख्या को चुनिए। ये 51 से 56 के लिए निर्देश है। तो क्वेश्चन देखिए, 17 नवा कितना होता है 53 से 153। उसी तरह 24 नवे कितना होगा 216।
तो हमारा आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ के वी से रिलेटेड है तो सी एच एम आर किससे रिलेटेड होगा? तो ए एफ के पी दिया है, ए का 1 होता है F6 K11 P16। उसके बाद बी का देखिए, बी का 2 G7 L12 Q17। इसमें एक जुड़ा है, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, सब में +1 हुआ है। उसी तरह सी का 3 H8 M13 R18 होता है, इसमें एक जुड़ेंगे तो 4, 8 1 9, 13 1 14, 18 1 19। डी होता है 4 I9 N14 होता है और S 19 होता है, DINS। हमारा आंसर होगा 52 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 13 से संबंधित है, उसी तरह 54 किससे संबंधित होगा? तो जो पॉसिबल लॉजिक है यहाँ पे 23 में से 13 गया है तो 10 बचेगा। उसी तरह 54 में से अगर हम 44 घटा देते हैं तो 10 बचेगा, यानी 10 घटा दिया गया है, सिर्फ 44 हमारा ऑप्शन है, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाचार पत्र संबंधित है पाठक से, तो रोटी किससे संबंधित होगा? तो रोटी संबंधित होगा उपभोक्ता से। समाचार पत्र को पढ़ने वाले को पाठक बोलते हैं, रोटी खाने वाले को उपभोक्ता या कंज्यूमर इंग्लिश में बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लावर, रीउल्फ और फ्रूट्स। फ्लावर जुड़ा है रीउल्फ से, तो अब देखिए फ्लावर FLOWER है, तो FLOWER यानी उल्टा कर दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा? ये जो पहला था वो अंत में चला गया है और जो पहला ये वाला अंतिम था वो पहले आ गया है, तो हमारा होगा STIURF, पीछे से फ्रूट्स होगा, तो ये FRIUTS। आप देखिए 55 का होगा आंसर सी, FRUITS। 6415 जुड़ा हुआ है इनसे, तो ये किससे संबंधित होगा? तो इसका देखिए आंसर क्या हुआ है। अब ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि 6 में 1 घटाने पर 5 आया है, 4 में 1 घटाने पर 3, 1 में 1 घटाने पर 0 और 5 में 1 घटाने पर 4। उसी तरह 7 में 1 घटाएंगे तो 6, 8 में से 1 जाएगा 7, 9 से 1 जाएगा 8 और 6 से 1 जाएगा 5, तो 6 7 8 5 हमारा आंसर हो जाएगा 56 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 से 62 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षर या संख्या युग्म शब्द चुनना है हमें। तो ये 4 ऑप्शन दिया है, चंद्रमा, उपग्रह, पृथ्वी और ग्रहिका। तो देखिए चंद्रमा, उपग्रह और पृथ्वी ये तीनों खगोलीय पिंड हैं, लेकिन एस्टेरॉयड अलग श्रेणी का है, अर्थात पृथ्वी एक ग्रह है, बाकी अन्य श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पृथ्वी जो है प्राकृतिक रूप से क्या है? भिन्न है, ये ग्रह है, और बाकी चंद्रमा अभी उपग्रह है, ये भी उपग्रह है, और ये भी ग्रह में तो नहीं ही आता है, तो आंसर क्या होगा हमारा? सी। हालांकि ये जिस तरीके का क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन एस्टेरॉयड भी हो सकता है, बट ज़्यादातर संभावना है पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या शब्द युग्म या शब्द चुनना है हमें। शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग और आगरा। तो शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग ये सभी तीनों क्या है? हिल स्टेशन है, बट आगरा हिल स्टेशन नहीं है, तो हम आगरा को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बछड़ा, मुर्गी, मेमना और खरगोश का शावक। इसका आंसर क्या होगा? मुर्गी, हेन। बछड़ा, मेमना और खरगोश शावक जानवरों की ये तीनों क्या हैं? बच्चे हैं, लेकिन मुर्गी एक वयस्क पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 240, 304, 272 और 210 इसमें से कौन सबसे अलग है? तो आप देखिए इसमें अगर 8 से हम भाग देते हैं तो ये पूरा भाग चला जाएगा। इसमें 8 से भाग देते हैं तो 8 3 24, 8 8 64, इसमें भी पूरा भाग चला जाएगा। इसमें 8 से भाग दें अगर तो 8 दूनी 8 3 24, बचेगा 3, 8 चौके 32, ये भी पूरा भाग चल जा रहा है। लेकिन इसमें 8 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16 और बचेगा 5, 8 छः 48 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये आंसर नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है MTF, SLE, RKD और UNAG, इसमें हमें पैटर्न ढूंढना है। देखिए M का क्या होगा? 13, T 20, F 6, SLE को S 19, L 12, E 5, R 18, K 11, D 4, U का 21, N 14, G 7। अब इसमें देखिए कितने का 7 जुड़ा है और इसमें भी 7 जुड़ा है, 12, इसमें 7 घटा है और इसमें 7 घटा है, इसमें भी 7 घटा है, इसमें भी 7 घटा है, इसमें भी 7 घटा है और इसमें भी 7 घटा है, तो हमारा आंसर क्या होगा?
MTF हमारा आंसर होगा 61 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विपत्तिजनक स्थिति डिस्ट्रेस, सौरव, शोक, फैंटेसी, कल्पना, डिस्गस्ट, घृणा। तो इसमें से कौन सा होगा? तो अब देखिए डिस्ट्रेस, सौरव, डिस्गस्ट ये तीनों लगभग एक दूसरे के सिनोनिम है, लेकिन ये जो है फैंटेसी, कल्पना ये हमारा इससे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि मदर को इस NPUIFS लिखा जाता है तो जेनिथ को किस में लिखा जाएगा? तो मदर को देखिए MOTHER, M क्या होगा 13, O 15, T 20, H 8, E 5, R 18। इसको देखिए N का क्या होगा 14, P 16, U 21, I 9, F 6, S 19। तो +1 जुटा है, इसमें भी +1 +1 +1 +1, इसमें भी +1, यानी सब में +1 जोड़ना है हमें। तो जेनिथ को देखिए जेनिथ क्या होगा 26, E का 5, N 14, I 9, T 20, H 8। इसमें एक जोड़ेंगे 27, 27 का 1 होगा तो ये 1 ही हो जाएगा। 5 1 6, 14 1 15, 9 1 10, 20 1 21, 8 1 9। ए हो जाएगा, ये F 6 होता है, वो 15, Z 10 होता है और U 21, I 9। तो FAFOJUI। तो आंसर हमारा 63 का क्या होगा? C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि एक कूट भाषा में डेमोक्रेसी को वाइकार कॉमेट लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में प्रेसिडेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो अब ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि ये इसको पलट दिया गया है डेमोक्रेसी को, DEMOCRACY डेमोक्रेसी। उसी तरह इसको पलटेंगे तो क्या होगा, ये इधर आएगा PERSIDENT प्रेसिडेंट इधर से होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा 64 का C। P यहाँ पे PE होगा, यहाँ पे R होगा, PRESIDENT। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें नेक्स्ट शब्द चुनना है दिए गए विकल्पों में से। तो A 1 होगा, N 14, B 2, O 15, C 3, P 16, D 4, Q 17। तो हमें ये दोनों शब्द बताने हैं। तो 1 में क्या जुटा है 1 2, 2 1 3, 3 1 4, तो 4 1 क्या होगा 5। तो 5 का क्या लिखते हैं E। उसके बाद 14 1 15, 15 1 16, 16 1 17, 17 1 18 होगा, 18 को लिखते हैं R। तो ER हमारा आंसर होगा 65 का B। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 25 61 21 में से नेक्स्ट शब्द क्या होगा? तो अब देखिए ध्यान से। तो 7 को हमने क्या लिखा है, 7 को लिख सकते हैं हम लोग 2 का क्यूब -1। उसी तरह 27 को लिख सकते हैं क्या 3 का क्यूब -2, 3 ये होगा 25। उसके बाद 61 को क्या लिख सकते हैं 4 का क्यूब -3। 121 को क्या लिखेंगे 5 का क्यूब -4। और उसके बाद हम नेक्स्ट जो आएगा यहाँ पे होगा 6 का क्यूब और यहाँ पे होगा 5। 1 2 3 4 5 और ये 2 3 4 5 6। तो 6 का क्यूब कितना होगा 216, 5 तो 211 हमारा आंसर हो जाएगा 66 का B। नेक्स्ट क्वेश्चन है C3 E5 G7 I9। तो हमें दोनों शब्द आगे के पता करने हैं, 2 शब्द बताने हैं। तो C3 होगा तो 3 का 3, E का 5, G7 होता है तो 7 ही है, I का 9 होता है तो 9 ही है। तो यहाँ पे ये देखना है हमें कि नेक्स्ट लेटर क्या आएगा। तो 3 5 ये देखिए C का 3, E का 5, G का 7, I का 9। तो 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 का मतलब J10 K11। तो K आएगा और K के साथ क्या होगा 11 होगा। उसके बाद इसकी में और 2 हम बढ़ा देंगे तो यहाँ पे आएगा 13। तो 13 का क्या होता है KLM, M 13 होता है तो M 13। तो K11 M 13 हमारा आंसर होगा 67 का B। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें सही विकल्प चुनना है। 198 दिया है, ये 202 है, 211, 227। तो नेक्स्ट शब्द हमें क्या होगा? इसमें देखिए कितना जुड़ा है 4 जुड़ा है, इसमें कितना जुड़ा है और 9 2 11 9 जुड़ा है, इसमें कितना जुड़ा है तो ये होगा 16 जुड़ा है। तो इसमें कितना जुड़ेगा आप देखिए इसको, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 5 का स्क्वायर आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे होगा 25। यानी कि इसमें हम क्या जोड़ेंगे 25। तो 27 25 कितना होता है 52। तो 252 हमारा आंसर हो जाएगा B। पीछे दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करना है हमें।
देखिए यहाँ पे ये 81 दिया है, ये 729 और ये 9, तो इसमें आप देखेंगे तो ये गुणा कर दिया है 81 9 729। 64 में 8 से गुणा करेंगे तो 512 होगा। उसी तरह 49 में 7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 343। तो आंसर हमारा क्या होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। तो सब एम से शुरू है, एम ओ सब सेम है, उसके बाद एन भी सेम है, उसके बाद ए आएगा, ए वाला पहले आएगा, ई वाला बाद में आएगा। तो ए और बी वाला पहले आएगा, सी और डी बाद में आएगा। अब इसमें देखना है कि ए के बाद क्या है आर है और इसमें क्या है एस है। तो पहले क्या आता है आर आता है, उसके बाद एस आता है। तो पहला हमारा ऑप्शन हो गया ए, उसके बाद क्या आएगा बी, उसके बाद अब इसमें देखना है ई दोनों सेम है, पहले टी आएगा उसके बाद वाई आएगा। तो आंसर होगा सी एंड डी। तो हमारा प्रश्न कह रहा है कि तीसरे स्थान पे कौन है, तो तीसरे स्थान पे सी है, तो मॉनिटरी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है हमें। तो देखिए बी ए सब में क्या है सेम है, एन भी सेम है, बी ए एन। अब उसके बाद क्या आएगा डी आएगा पहले कि जी आएगा, तो पहले डी आएगा, तो हमारा 3 पहला हो गया। उसके बाद आएगा जी, तो 5 पहले हो गया। जी के बाद क्या आता है टी, टी के बाद आएगा क्यू, सॉरी क्यू पहले आएगा उसके बाद टी है, क्यू आर एस टी होता है, तो क्यू पहले आएगा तो 3 5 1। और हमें ये देखना था जी दो वर्ड था, तो यहाँ पे हमारा 3 पहले आएगा डी के बाद, उसके बाद जी वाला सेम है, तो उसके बाद ए वाला देखेंगे ए और एल में कौन आता है, तो ए पहले आता है, तो 3 के बाद 5 आएगा। इसके बाद हमें क्या आएगा 3 के बाद 5, 5 के बाद 2। उसके बाद देखना है हमें 1 और 4 में, तो पहले आएगा Q उसके बाद आएगा T, तो 1 हो गया, उसके बाद 4, 3 5 2 1 4 हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें बस ये कन्फ्यूजन ये ध्यान रखना है कि जो 2 है और 5 है इसमें बैंक तक तो सेम है, लेकिन उसके बाद A है और यहाँ पे L है, तो A वाला पहले आएगा उसके बाद L वाला आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि Q का अर्थ योग करना, J का अर्थ गुणन करना और T का अर्थ घटाना है, तो K का अर्थ भाग देना है, तो हमें इसका मान निकालना है। तो 3 K का अर्थ देना है भाग, 2 Q का अर्थ है योग करना, 3 J का अर्थ है गुणा करना 6 और T का अर्थ है घटाना 5। तो ये हो गया 15 + 18 - 5, तो ये हो जाएगा 28 हमारा आंसर 72 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों में से नहीं बन सकता है। नहीं बन सकता है हमें ये देखना है। मेष का देखिए तो एम यहाँ पे है, ई भी है, एस है यहाँ पे और एच भी है, तो ये बन सकता है। डाइस का देखिए डी आई सी और ई, ये भी बन सकता है। चार्म का देखिए सी एच, तो सी एच ए आर यहाँ पे है और एक एम है, तो ये भी बन सकता है। चांस का देखिए सी एच है यहाँ पे, इसको मिटा लीजिए समझने के लिए। सी एच यूज हो गया, उसके बाद ए भी यूज हो गया, एन भी यूज हो गया, उसके बाद सी ऑलरेडी एक यूज हो चुका है, 2 इसमें सी है नहीं, तो ये नहीं बनाया जा सकता है वर्ड। तो आंसर क्या हो गया हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षर श्रृंखला में पी क्यू आर का क्रम कितने बार ऐसा है कि क्यू अक्षर तथा यहाँ पे पी तथा आर के बीच आया है, यानी हमें पी क्यू आर का पेयर देखना है कितना बार आया है। तो यहाँ पे देखते हैं, शुरू करते हैं पी से, पी क्यू आर 1 मिल गया हमें। उसके बाद देखते हैं पी क्यू एन, ये नहीं होगा। उसके बाद है यहाँ पे पी क्यू आर, यहाँ पे है पी क्यू आर, तो टोटल कितना बार हुआ 1 2 और 3, तो आंसर हमारा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गत कल से अगले दिन से पहला दिन शनिवार से 3 दिन बाद है, तो आज कौन सा दिन है। तो शनिवार से 3 दिन बाद क्या होगा, रविवार, सोमवार और मंगलवार, यानी कि शनिवार के 3 दिन बाद जो होगा वो होगा मंगलवार। और गत कल से अगले दिन से पहला दिन, तो यहाँ पे गत कल का मतलब क्या है, बीता हुआ कल, यानी कि यस्टरडे। मान लीजिए आज क्या है 14 फरवरी है, तो कल क्या था 13 फरवरी था। फिर बोल रहा है 13 फरवरी के अगले दिन, यानी कि 14 फरवरी। 14 यानी अगले दिन से पहला दिन, अगले दिन से पहला वाला दिन जो थे, पहला दिन का मतलब पीछे का दिन बोल रहा है, यानी कि फिर से ये 13 पे आ गया है। गत कल से आज 14 फरवरी है, गत कल में गया 13 फरवरी में,
फिर उसके अगले दिन गया 14 फरवरी में, फिर उसके पहले दिन आ गया 13 फरवरी में। और बोल रहा है कि 13 फरवरी को जो दिन था यानी कि बीता हुआ कल, वो शनिवार से 3 दिन बाद है, यानी कि उस दिन क्या था, मंगलवार था। तो इसका कहना है कि 13 फरवरी को मंगलवार था। तो 13 फरवरी को मंगलवार था, तो आज 14 फरवरी है, तो आज कौन सा दिन होगा, आज होगा बुधवार। तो हमारा आंसर क्या होगा, बुधवार। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए समझाया है, आज 14 फरवरी को बुधवार वैसे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है। तो सबसे पहले आप एक दिशा बना लीजिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। दक्षिण की ओर भाग रहा है लड़का, इधर भाग रहा है, वो अपनी दाईं ओर घूमता है। तो दाईं ओर का मतलब क्या है, अपनी बाईं ओर, मतलब मेरे बाईं ओर, इधर घूमेगा वो और भागता है। फिर वो अपनी दाईं ओर और अंत में अपनी बाईं ओर घूमता है। पहले दाईं घूमता है और फिर बाएं घूमता है। दाएं घूमेगा इधर और अपने बाएं घूमेगा इधर। तो वह अब किस दिशा में भाग रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी, पश्चिम दिशा में भाग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोड भाषा में सू रे निक का अर्थ है सी इज़ ब्रेव, पाइसोर रे निक का अर्थ है कि सी इज़ ऑलवेज स्माइलिंग, सोर रे जी का अर्थ है इज़ ऑलवेज चीयरफुल। स्माइलिंग शब्द का किस कोड, शब्द के लिए किस कोड का प्रयोग किया गया है। तो आपको देखिए स्माइलिंग हमें निकालना है। स्माइलिंग किस में है, स्माइलिंग इस वाले में है, सी इज ऑलवेज स्माइलिंग। तो सबसे पहले हम इसमें से सारे शब्दों को निकालेंगे। तो सॉरी, सॉरी यहाँ पे है सॉरी, इसका अर्थ क्या होगा, इज ऑलवेज इसमें भी कॉमन है, इज ऑलवेज इसमें भी कॉमन है। तो सॉर और री का अर्थ तो हमें मिल गया इज ऑलवेज। तो बचेगा क्या, अब बचेगा सी और स्माइलिंग। अब हमें सी का बताना है, इसमें से कौन होगा सी का। तो अब यहाँ पे देखिए सी इज़ ब्रेव इसमें भी है और सी इज ऑलवेज स्माइलिंग इसमें भी है। तो इनमें कॉमन कौन होगा, इसमें और इसमें। तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है निक, यानी निक का अर्थ है सी। तो सी मिल गया, इज ऑलवेज मिल गया, तो बचा क्या, स्माइलिंग। और स्माइलिंग के लिए इसमें से हम घटा देंगे क्या, सोर रे निक। तो सोर रे निक हटा देंगे तो बचेगा पाई, यानी स्माइलिंग के लिए क्या होगा हमारा, पाई होगा, 77 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। इस तरीके के प्रश्न में क्या करते हैं, या तो हम 3-3 का पेयर बनाएंगे या तो 6-6 का पेयर। चूँकि टोटल कितना है, 18 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 3 6 18 या तो 6 6 18, 3-3 का बना के देखते हैं। तो इसका 3 ये हो गया, 3 3 3 और ये 3। अब देखिए यहाँ पे हम क्या रखें, मान लेते हैं यहाँ पे रखते हैं ए सी डी। तो यहाँ पे मिलेगा ए सी डी, उसके बाद है बी डी ए, तो ये हो गया बी डी ए, उसके बाद सी बी सी और डी ए बी। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए डी ए बी सी डी, आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्रों में एक ही पासे के 3 विभिन्न परिस्थितियाँ दिखलाई गई हैं, तो लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा रंग होगा। तो लाल के हमें विपरीत देखना है। तो टोटल 6 सतह होते हैं, जिनमें से एक सतह बाकी के 4 सतह से जुड़ी होती है और जो 5वीं सतह है वो उसके विपरीत होती है। तो हम क्या करेंगे, काला से शुरू करते हैं। ये काला में कौन कौन से सतह जुड़ा हुआ है, एडजेसेंट है, सफ़ेद है, पीला है इस फिगर से, और इस फिगर में देखेंगे तो हरा है और लाल है, हरा और लाल हो, यानी कि लाल तो काला के विपरीत नहीं होगा, यानी लाल के विपरीत काला नहीं होगा। अब क्या करते हैं, अब लाल का देख लेते हैं। लाल में देखिए काला है और हरा है, काला और हरा इसके एडजेसेंट है यानी जुड़ा हुआ है। उसी तरह लाल कहीं और दिख रहा है, लाल हमें और कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसको ऐसे ही अभी खाली छोड़ देंगे। उसके बाद देखते हैं हरे का, हरा किसके साथ जुड़ा है, तो हरे के साथ है भूरा और पीला, भूरा और पीला है। और यहाँ पे जो हरा है इसके साथ काला और लाल है, काला और लाल है। अब देखिए इसमें जो टोटल कलर ये किसके साथ है, काला, सफ़ेद, पीला, हरा और लाल के साथ, तो ये पड़ोसी है। इसके विपरीत कौन होगा, इसके विपरीत वो होगा जो इसमें नहीं है। तो इसमें कौन सा शब्द नहीं है, तो इसमें भूरा शब्द नहीं है, यानी काला के विपरीत क्या होगा, काला के विपरीत होगा भूरा।
उसी तरह हरा को देखिए, हरा में भूरा, पीला, काला, लाल है, लेकिन इसमें हरा के साथ सफ़ेद नहीं जुड़ा हुआ है, तो हरा के विपरीत कौन होगा? सफ़ेद होगा। तो काला के विपरीत भूरा, हरा के विपरीत सफ़ेद, तो लाल के विपरीत क्या होगा? लाल के विपरीत पीला होगा। तो आंसर 79 का क्या होगा हमारा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ भागा, माइनस का अर्थ गुणा, गुणे का अर्थ प्लस, भागा का अर्थ है माइनस, तो इसका मान हमें निकालना है। तो 45 प्लस का अर्थ क्या दिया है? भागा, 9 माइनस का अर्थ हमें है गुणा यहाँ पे, उसके बाद 3 गुणे का अर्थ दिया है प्लस, 15 भागा का अर्थ है -2। तो 9 पचे 45 और 5 दिए 15 प्लस 15 -2 यानी कि 28 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 16 - 2 2 है, 9 - 3 0 है, 81 - 1 8 है, 64 - 4 क्या होगा? तो अब देखिए 16 का क्या हुआ है? स्क्वायर रूट निकाला है, तो क्या होगा? स्क्वायर रूट 4 होगा, तो 4 में से 2 गया 2। उसी तरह 3 का स्क्वायर रूट 3 होगा, तो 3 में से 3 गया 0। उसी तरह 81 का स्क्वायर रूट 9 होगा, तो 9 में से 1 गया 8। तो 64 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 8 में से 4 गया, तो क्या बचेगा? 4। तो हमारा आंसर क्या होगा? 81 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आशा बराबर है 79 के, तो विनय भूषण किसके बराबर होगा? तो आशा देखिए 1 19 8 1 लिख सकते हैं, इसको जोड़ेंगे तो 79 के बराबर तो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये विपरीत वाले का कुछ करके देखते हैं। तो 1 का क्या होगा? 26 होगा। 19 होता है, तो 19 में 8 जोड़ेंगे तो 27 यानी कि ये 8 होगा। और एच कितना होता है? 8, तो इसमें 19 जोड़ेंगे तो 27 होगा। और 1 में क्या जोड़ देते हैं? 26, तो 27। मतलब हम सम योगफल जो है 27 ले रहे हैं ऐसा मान के। तो 6 6 दूनी 12 12 8 20 20 9 29 के 9 हासिल 2 2 2 4 4 2 6 6 1 7 79 यानी कि हमने जो लॉजिक लगाया था वो सही आ रहा है। उसी तरह विनय का में देखेंगे तो भी का होता है 22, आई का 9, एन का 14, ए का 1, वाई का 25। इसी तरह करके हम इन सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो भी का जो 22 होता है तो इसका 27 में घटाएंगे तो 5 आएगा। आई होता है 9 तो ये 18 होगा। एन होता है 14 तो ये 13 होगा। एक का 26 होगा। वाई 25 होता है तो 2 होगा। बी 2 होता है तो 25 होगा। एच 8 होता है तो 19 होगा। यू 21 होता है तो 6 होगा। एस 19 होता है तो यहाँ पे 8 होगा। एच 8 होता है तो 19 होगा। ये ए 1 है तो 26 होगा। एन 14 है तो ये कितना होगा? 13 होगा। तो 8 5 8 13 13 3 16 16 6 22 22 2 24 5 29 8 38 38 6 44 38 6 44 44 9 53 53 9 सॉरी 5 8 13 13 3 16 16 6 22 22 2 24 24 5 29 29 9 29 9 38 38 6 44 44 8 52 52 9 61 61 6 67 67 3 70 के 0 हासिल 7 7 1 8 8 2 10 10 1 11 11 1 12 12 2 14 14 2 16 16 1 17 17 1 18 यानी कि 180 हमारा योगफल आएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में डिकिंसन को इतना लिखा गया है तो डिप और डिप को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में पिकनिक को कैसे लिखा जाएगा? तो ये सीधा सीधा इसी में से हमें शब्द को उठाना है। देखिए पी के लिए क्या दिया है? 6 दिया है, तो यहाँ पे पी के लिए 6 हो गया। आई के लिए हम देखेंगे तो आई के लिए दिया है 5, तो ये 5 हो जाएगा। सी यहाँ पे है तो सी के लिए दिया है हमें 7, तो 6 5 7 हो जाएगा। उसी तरह एन के लिए क्या दिया है? 0, तो 0 हो जाएगा। उसी तरह आई के लिए 5 और सी के लिए 7, तो 6 5 7 0 5 7 6 5 7 0 5 7 83 का बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ, 2 पंक्तियाँ, प्रत्येक में 3 व्यक्ति बैठते हैं। यदि ई किसी पंक्ति के अंत में नहीं है, डी एफ के बाईं ओर एक को छोड़कर है, सी एम ई अलग अलग बगल में बैठते हैं, वे डी के विकर्णतः सामने बैठते हैं, और बी एम एफ अलग अलग बगल बैठते हैं, तदनुसार बी के सामने कौन बैठा है? 2 पंक्तियां हैं, हमें ये ध्यान रखना है, और प्रत्येक में 3 3 बैठे हैं। तो 2 पंक्तियां बना लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 बैठ गया और यहाँ पे 3। अब इस लाइन को देखिए, डी एफ के बाएं ओर एक को छोड़कर है, तो डी एफ के बाएं ओर है, एफ यहाँ पे है तो इसके बाएं में क्या है? डी है, एक को छोड़कर है, ऐसा ये बोला है। और दूसरा देखिए, सी एवं ई अगल बगल बैठते हैं, तो यानी सी और ई इसमें तो नहीं आएंगे, एवं डी के विकर्णता है, यानी कि डी के विकर्णता यानी इधर सी और ई आएंगे।
और उसके बाद क्या बोला है, यदि ई किसी पंक्ति के अंत में नहीं है तो ई या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। उसके बाद क्या बोला है, ये लाइन देखिए, बी एम एफ अगल बगल बैठते हैं, अगल बगल मतलब आमने सामने, यानी यहाँ पे ई ना होके क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा और यहाँ पे ई परमानेंटली फिक्स हो गया हमारा पोजीशन। तो पहला लाइन तो मिल गया डी बी एफ। दूसरा क्या बोला है, सी एम ई अगल बगल बैठते हैं, तो या तो सी यहाँ होगा या तो सी यहाँ होगा, एवं डी के विकर्णतः सामने बैठते हैं। तो देखिए डी के विकर्णतः क्या होगा, सी यहीं यहाँ आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ तो सामने हो जाएगा डी के, तो यानी यहाँ पे भी सी नहीं होगा, सी सिर्फ यहाँ पे होगा। तो हम यहाँ पे सी लिख देते हैं। अब बचेगा क्या, ए बचेगा, तो ए को यहाँ पे बैठा देते हैं। अब हमें क्या देखना है, बी के सामने कौन है, बी के सामने क्या होगा, ई होगा। तो हमारा आंसर हो गया 84 का बी। यदि रेशनल को इस तरह लिखा जाता है तो उसी भाषा में ट्राइबल को कैसे लिखा जाएगा, RATIONAL। यहाँ पे लिखा है RTA और यहाँ पे है NIOLA। अब देखिए ये दोनों आपस में क्रॉस में बैठे हैं, इसको नहीं, इसको क्रॉस में नहीं किया गया है, उसके बाद इन दोनों को क्रॉस में किया गया है, और उसके बाद इसको ऐसे 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 और ये ऐसे बैठे हैं। ट्राइबल का देखते हैं, TRIBAL। तो टी को तो सेम रखेंगे, ये दोनों आपस में बदला था तो इसको भी आपस में बदल देंगे, IR हो गया। अब इस 3 का देखेंगे कैसे हुआ है। तो ये 3 लास्ट वाला देखिए, ये L इधर आ गया है, फिर B इधर आया है और A इधर आया है, तो TIRLBA हमारा आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रानी के पिता को चाचा अनूप के पिता के पोते हैं तथा अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है, तो अनूप का रानी से क्या संबंध है। तो रानी के पिता के चाचा जो हैं वो अनूप के पिता के पोते हैं। तो रानी के पिता, रानी यहाँ इसको रखते हैं, फिर इसके पिता यहाँ होंगे, और पिता के चाचा यानी कि इसके पिता के भी पिता होंगे, और इस पिता के एक यहाँ पे स्क्वायर बना देते हैं, और भाई, ये पिता के जो भाई होंगे वही रानी के पिता के चाचा होंगे। तो ये जो पिता के चाचा हैं ये अनूप के पिता के पोते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसको नीचे लाते हैं ताकि ये ट्री डायग्राम अच्छे से बने। यहाँ पे रानी हो गई, रानी के पिता, इसके पिता के भी पिता होंगे, और इसके भाई रानी के पिता के क्या होंगे, चाचा होंगे। तो रानी के पिता के ये भाई क्या हैं, चाचा हो गए। अनूप के पिता के पोते हैं कौन, ये पिता के जो भाई हैं वो अनूप के पिता के पोते हैं। तो अनूप यहाँ पे, अनूप अपने पिता का इकलौता बेटा है, तो अनूप का पिता यहाँ पे बना देते हैं, और इसका इकलौता बेटा कौन है, अनूप है, और अनूप का बेटा ही अनूप के पिता का पोता होगा। तो अनूप का बेटा मान ले कौन होगा, अनूप का बेटा या तो ये दोनों ही होंगे, पिता और भाई, जो कि ये भाई कौन है, रानी के पिता के चाचा हैं, ये इससे जुड़ा होगा और ये इससे जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अनूप का रानी से क्या संबंध है, तो अनूप का रानी से क्या संबंध है, तो देखिए आप ध्यान से, ये पिता हो गए इसके, ये इसके पिता के पिता यानी दादा हो गए, और ये इसके पिता के पिता के पिता यानी कि ये क्या होंगे, परदादा हो गए। तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चित्र में संख्याएं भारतीय नेता एवं गायकों को दर्शाती हैं, इनमें से कौन सा क्षेत्र दर्शाता है जो भारतीय नेता हो परंतु गायक ना हो, उसकी संख्या बताएं। भारतीय हो, नेता हो, लेकिन गायक नहीं होना चाहिए। तो ये जो सर्किल गायक का है इसको सीधा हटा दीजिए, बचेगा कौन, ये जो नेता है और भारतीय दोनों है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन 87 का 2। नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं ये बताना है हमें। तो इसको काउंट करते हैं, इसको देखिए, ये 1 होगा, 2, 3। उसके बाद इस वाले में देखिए, अगर हम इसको सेपरेट करके बना दें आपके समझने के लिए, जब हम ऐसे ड्रॉ करते हैं तो इसमें कितने त्रिभुज होते हैं, 8 होते हैं। कैसे, 1 2 3 4 तो सीधा दिख रहा है, एक ऐसे होगा, ये 5, फिर एक ऐसे 6, फिर एक ऐसे 7, और फिर एक ऐसे 8। तो 8 तो 4 इधर था, 8 इसमें मिल गया, 8 4 12, और ये 13 और ये 14 हो गया। उसके बाद देखिए ये कितना होगा, 15, ये हो गया 16, फिर इसको मिलाएंगे तो ये कितना होगा, 17, फिर इसको मिलाएंगे तो ये होगा 18, और फिर ये पूरा का पूरा ये देखेंगे तो ये होगा
19, तो 19 या उससे अधिक होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 38 + 15 66 है, 29 + 36 99 है, तो 82 + 84 कितना होगा। अब देखिए इसमें किया क्या है कि ये 8 और 3 को जोड़ दिया 11 और 5 एक 6 को जोड़ दिया 6, तो 11 6 कितना हो गया 66। 9 2 11, 6 3 9, 11 9 99, 8 2 10, 4 4 8, तो ये कितना होगा 80। तो हमारा आंसर क्या होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 से 91। प्रश्नों में 2 वक्तव्य दिए गए हैं और 2 निष्कर्ष हैं। हमें विचार करना है कि वक्तव्य सत्य है चाहे वो सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए वक्तव्य में से कौन से निश्चित रूप से सही निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। अपने उत्तर को निर्दिष्ट कीजिए। तो वक्तव्य दिया है पहला, 60% सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। ऐसा हमने मान लेना है कि ये बोल रहा है श्री गोपाल एक सरकारी कर्मचारी है और निष्कर्ष दिया है कि श्री गोपाल हड़ताल पर गया है। तो अब देखिए टोटल सरकारी कर्मचारी में से 60% तो हड़ताल पे हैं और गोपाल भी सरकारी कर्मचारी, तो हो सकता है कि गोपाल 39% में से हो जो हड़ताल पे नहीं गए हैं, और हो सकता है ये 60% में से हो जो हड़ताल पर गए हैं, तो दोनों ही हो सकता है। तो निष्कर्ष ये निश्चित रूप से सही नहीं बोल सकते, ये गलत हो सकता है, सही भी हो सकता है, तो इसको हम गलत कर देते हैं। श्री गोपाल ने हड़ताल में भाग नहीं लिया, ये भी नहीं बोल सकते। लेकिन अगर यदि पूछे कि या तो वो हड़ताल पे गया है या तो हड़ताल पे नहीं गया है, ये बात सच हो सकती है, क्योंकि या तो वो 60% में है या तो वो 40% में है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए 90 का डी होना चाहिए। गोपाल हड़ताल पर जा भी सकता है और नहीं भी, इसलिए या तो 1 या तो 2 लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्तव्य दिया गया है कुछ पक्षी बादल हैं, ये पक्षी और ये बादल कुछ है, तो कुछ का हमने यहाँ पे देख लिया इंटरसेक्शन। घोड़ा एक पक्षी है, तो घोड़ा में क्या है यहाँ पे डाल देते हैं जो कि घोड़ा है, एक पक्षी है। कुछ बादल पक्षी हैं, कुछ बादल पक्षी हैं, बिल्कुल सही है। घोड़ा बादल नहीं है, घोड़ा बादल नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। हो सकता है ये वाला जो सर्किल मैंने बनाया है ये यहाँ पे हो कि घोड़ा पक्षी है और बादल भी हो, तो इसलिए ये वाला तो गलत हो सकता है। पहला आंसर क्या होगा, निष्कर्ष सिर्फ 1 लागू होता है, यहाँ पे निष्कर्ष 1 लागू होता है। ऑप्शन 91 का ए होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में यह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। शाक भक्षी, बाघ और पशु। शाक भक्षी का मतलब है वेजिटेरियन, जो लोग मांस नहीं खाते हैं, जो पशु मांस नहीं खाते हैं। तो पशु के अंदर क्या आएगा, ये हो गया बाघ और ये हो गया शाक पक्षी, क्योंकि बाघ तो साग नहीं खाता है, घास पात नहीं खाता है। तो हमारा 92 का क्या होगा ऑप्शन ए। पशु के अंदर शाक भक्षी और बाघ अलग अलग आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाभ, लाभांश और बोनस, इन तीनों के बीच में हमें देखना है। तो लाभांश और बोनस दोनों लाभ के ही हिस्से हैं, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा, इसका इंग्लिश जो मीनिंग होगा वो थोड़ा अलग अलग होता है। ये होता है प्रॉफिट, लाभांश को बोलते हैं डिविडेंड, और जो बोनस को बोनस ही बोलते हैं। तो देखिए प्रॉफिट जो है मुख्य श्रेणी है, किसी भी कंपनी या व्यापार में होने वाला कुल फायदा लाभ कहलाता है। लेकिन लाभांश ये लाभ का वह हिस्सा है जो शेयर धारकों के बीच वितरित किया जाता है, अतः लाभांश पूरी तरीके से लाभ के अंतर्गत आएगा। तो लाभ एक बड़ा सा सर्किल हो जाएगा, इसके अंदर हमने लाभ को डाल दिया, अब लाभांश को डाल दिया सॉरी। अब देखते हैं बोनस के बारे में। यह भी लाभ का एक हिस्सा है जो कर्मचारियों को या रिवार्ड के रूप में दिया जाता है। बोनस भी पूरी तरीके से लाभ के अंतर्गत ही आता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि लाभांश और बोनस दोनों अलग चीज़ें हैं। मैंने कंपनी में निवेश किया तो मुझे लाभांश मिला है, और मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ तो मेरी सैलरी में मुझे अच्छे काम के लिए बोनस मिल रहा है। तो दोनों अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों लाभ ही हैं, किसी व्यक्ति के लिए दोनों क्या है लाभ है। तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई प्रश्न आकृति को घुमाने पर कौन सी उत्तर आकृति प्राप्त नहीं हो सकेगी। देखिए इसको थोड़ा सा घुमाएंगे तो ये बन जाएगा, इसको भी पूरा ऐसे घुमा देंगे तो ये बन जाएगा, लेकिन ये जो है ये नहीं बन पाएगा। इसको कितना भी घुमाएंगे सी वाला ऑप्शन हमारे पास नहीं आएगा। इसको घुमा के अगर इधर लाएंगे तो ये वाला भी हमें मिल जाएगा। तो थोड़ा सा इमेजिनेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा आंसर सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो देखिए प्रश्न आकृति हमें ये दिया हुआ है और इसका उत्तर आकृति यानी कि यहाँ पे हमें मिलाना है। तो इसको आप ड्रॉ करेंगे तो ये लगभग ऐसे बनेगा।
ठीक है। और इसके बाद यहाँ से एक आया है तो यहाँ से इसको मिला देते हैं, ठीक है। फिर इसको मिला देते हैं इस तरीके से, तो हमारा बन जाएगा और ये यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा। तो इसको जब सुपर इम्पोज कराएंगे आप तो हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न आकृति हमें दिया हुआ है और उत्तर आकृति हमें मिलाना है। इसमें अगर ध्यान दें आप तो इसमें देखेंगे आप तो ये वाला हिस्सा अंदर धंसा हुआ है, ये नहीं होगा। इसमें देखेंगे तो यहाँ पे टूटा हुआ है, ये भी नहीं होगा। इसमें देखेंगे तो ये बस यहीं पे रुक गया है, ये वाली लाइन, इसको इधर आना चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा। तो बचेगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न आकृति हमें दी हुई है, उत्तर आकृति बताना है। हमने एक कागज़ को मोड़ के ऐसे काट दिया है तो क्या बनेगा। तो आप इसको चाहें तो ऐसे बना लें, ये ऐसे आएगा, ऐसे मुड़ेगा। यहाँ पे ये इसको पूरा कर देंगे, इसको यहाँ से ऐसे पूरा करेंगे। यहाँ पे भी ये वाला हिस्सा ऐसे बनेगा और एक ऐसे हिस्सा बनेगा। तो आप देखेंगे तो इसमें सिर्फ ये वाला आ रहा है, दो दो जो वर्ग है, यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे एक ही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक दर्पण को एम रेखा पर रख दिया जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति को सही प्रतिबिंब करेगी। प्रश्न आकृति दिया हुआ है हमें, तो हमें इसका प्रतिबिंब बताना है। तो देखिए यहाँ पे वर्ग है तो पहला वर्ग यहाँ पे एक आना चाहिए, तो सब में ही ऐसा वर्ग आया हुआ है। ये वाला रेखा ऐसे होनी चाहिए, तो इसमें ये वाला नहीं होगा, गलत है। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। उसके बाद ये जो लाइन है यहाँ पे वर्ग के सामने ऐसे आनी चाहिए, छोटी वाली पहले बड़ी वाली बाद में। तो वर्ग के ऊपर होनी चाहिए, वर्ग के ऊपर। यहाँ ये वाला बराबर है तो ये नहीं होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। इसमें देखिए पहले छोटी लाइन आई है, उसके बाद बड़ी लाइन आई है, इसमें पहले बड़ी लाइन आई है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचेगा हमारा आंसर क्या, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दी गई उत्तर आकृति में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो प्रश्न आकृति हमें ये दिया हुआ है, तो अब देखिए इसको अगर घुमा के इसमें फिट करेंगे तो ये वाला हमें ऐसा डमरू जैसा बनता हुआ दिखेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें ये टेबल दिया गया है अभ्यू 1 और अभ्यू 2, और उसके बाद हमें एक वर्ड है रोस्ट, इसके लिए हमें शब्द समूह देखना है। तो रोस्ट के लिए देखिए आप आर इसमें किस में कहाँ है, इसमें एक आर यहाँ पे है, एक आर यहाँ पे है, और एक आर यहाँ पे, और एक आर यहाँ पे। तो आर के लिए पॉसिबल कम्बिनेशन क्या क्या दिख रहा है, 7 और 5, यानी 7 जो ये है यहाँ पे, इन दोनों का कटान बिंदु 7 5, तो यहाँ पे 7 5 हो गया। फिर इसका देखिए कटान बिंदु 9 और 7, तो ये 9 7 हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक आर है तो 6 और 8, तो ये 6 8 हो गया। उसके बाद ये आर है तो 8 और 9, तो ये 8 और 9 89 हो गया। उसके बाद हमें क्या देखना है, ओ के लिए शब्द ढूंढना है, ओ। तो ओ के लिए देखिए ओ किस में है, इस वाले में आए, तो एक ओ यहाँ पे है, टोटल 4 ओ हैं। तो पहला ओ देखिए 4 और 4 है, दूसरा ओ की 3 और 3 है, ये एक है 2 और 1, और यहाँ पे एक ओ है तो 1 और 2। उसके बाद हमें देखना है एस के लिए, ROST, एस इसमें है तो एक एस यहाँ पे है, एक एस यहाँ पे है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो 8 और 6, तो 8 और 6 लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे ये 6 और 5 है, तो 6 और 5 हो जाएगा। उसके बाद 7 और 7 77 हो जाएगा। उसके बाद इसके लिए देखेंगे तो 5 और 9 59 हो जाएगा। और जब इसके लिए एस देखेंगे तो 9 और 8 हमारा एक एस हो जाएगा। उसके बाद अब देखना है हमें किसको, टी के लिए। टी देखिए एक यहाँ पे है 8 और 5, एक टी यहाँ पे है 7 और 6, एक टी यहाँ पर है 9 और 9, एक टी यहाँ पे है तो 6 और 7, उसके बाद एक टी यहाँ पे है तो 5 और 8। अब देखिए ऑप्शन हमें क्या दिया है उसके हिसाब से हमें मिलाना है। ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ऑप्शन में आर के लिए 56 97 75 68 दिया है। 56 97 75 68, तो हमारा 56 नहीं है, 97 नहीं है, 68 नहीं है। 56 इसमें कहीं आर के लिए देखिए
97, 75, 68 है, बट 89 और एक अलग से दिया। तो जो हमारा ऑप्शन है ये 56, ये वाला तो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये आर के लिए वर्ड है ही नहीं। 97, 75 और 68 है आर के लिए यहाँ पे, 97, 75 और 68। उसके बाद देखते हैं ओ के लिए क्या क्या दिया है, 44, 21, 00, 33। तो 44 दिया है, 21 दिया है, 33 दिया है, 00 नहीं दिया है। तो ये 00 वाला भी ऑप्शन ख़त्म हो गया। अब बचेगा बी और सी। बी, अब एस का देखिए, एस का दिया है 66 और इसमें दिया है 65। तो 66 और 65 को देखना है। एस तो 66 इसमें है नहीं है, 65 है। तो 65 वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये डी ऑप्शन हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप एक बार ऐसे पूरा लिख लीजिए और उसके बाद ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। तो इसका आंसर होगा गाजर। गाजर विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। इसमें बीटा कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जंगली गधे जिसे घोड़े खुर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं, घोड़े खुर। तो 102 का आंसर क्या होगा, घुड़खुर बोलते हैं इसको, घोड़े खुर लिखा हुआ है। तो जंगली गधे को गुजरात के कच्छ के रण में पाए जाते हैं। तो 102 का क्या होगा, बी होगा। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो ये किस बात का द्योतक है। बैरोमीटर का जब भी पारा अचानक गिरता है तो इसका मतलब है या तो आंधी है, तूफान आने की संभावना है। तो 103 का क्या होगा, सी। निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व का या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है हमें पूछा है। तो काजीरंगा जो क्या है, एक राष्ट्रीय उद्यान है और टाइगर रिजर्व है। यह बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में नहीं है। मन्नार की खाड़ी है, नीलगिरी है और सुंदरवन है। तो आंसर क्या होगा, डी। निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है। तो पोलियो एक वायरस के वजह से होता है। तो आंसर बी होगा। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है। तो ये प्रशांत महासागर से संबंधित है। यहाँ पे दुनिया के सबसे अधिक ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है। तो ये एड्स की पहचान के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त होता है। तो अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त होता है, जबकि अंगोरा बकरी से मोहेर प्राप्त होता है। तो जो अंगोरा बकरी है उससे मोहेर प्राप्त होता है और जो अंगोरा ऊन है वो खरगोश से प्राप्त होता है। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। तो ये है महाराष्ट्र। याद रखिए, ये 2015 के हिसाब से, पेपर के हिसाब से महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राहता है, यूनिवर्सल रिसेप्टर जिसे कहा जाता है। तो आंसर होगा ए बी। ए बी सबका एक्सेप्ट करता है और ओ पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है। तो इसका आंसर होगा सेब। सेब में सबसे ज़्यादा आयरन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा। चूँकि लोहे का घनत्व पारे के घनत्व से कम होता है, इसलिए लोहे की गेंद पारे की सतह पर क्या होगी, तैरेगी। तो आंसर क्या होगा, 112 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है। तो ये होती है ऑडिबल ध्वनि, जिसे श्रव्य ध्वनि भी बोलते हैं। तो श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि, ऑडियल या ऑडिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है वो कौन कौन से हैं। तो इसका ट्रिक हमेशा याद रखें, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है। किस कारण होता है ये। तो लैक्टिक एसिड के कारण होता है दही का खट्टापन। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है। तो इसका आंसर होगा सी, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है। तो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर पाया जाता है। इसे समताप मंडल भी बोलते हैं, समताप मंडल। याद रखना है कि ट्रोपोस्फेयर के बाद ऊपर आता है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मेसोस्फेयर जिसमें ओजोन स्फेयर आता है, इसके बाद आयनोस्फेयर, उसके बाद एक्सोस्फेयर। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसमें निर्मित होती है। तो 118 का आंसर जो होगा वो होगा डी। मांसपेशियों के कार्य करने के लिए निमित्त है, खून जमने के लिए निमित्त है, निमित्त होगा ना कि निर्मित,
और हड्डियों के विकास के लिए। इन तीनों में हमें कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो इसका आंसर क्या होगा? विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं और विटामिन ए, डी, ई, के वसा में घुलनशील होते हैं। तो इसको याद रखने के लिए डेका लिख सकते हैं। जो डेका है वो फैट में सॉल्युबल है, वसा जिसे बोलते हैं, और बीसी है वो है वाटर सॉल्युबल यानी कि जल में घुलनशील है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है? सी दिया है, बी नहीं है भले, तो आंसर 119 का डी होगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो इसका आंसर होगा 3 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, तो अधिकतम अवधि 3 महीने होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम एक्स और वाई का मिलान करना है हमें। कृष्णा कहाँ से निकलती है? ये महाबालेश्वर से। उसके बाद गोदावरी नासिक, महाराष्ट्र के नासिक से। उसके बाद ब्रह्मपुत्र शांगपो और नर्मदा अमरकंटक। तो हमारा आंसर क्या होगा? पहला का डी। तो पहला का डी इसमें दिया है, फिर दूसरा का सी है, तीसरा का बी और चौथा का है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गण पूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा बी 7। न्यूनतम पंचों की संख्या 7 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा डी, ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? हमें वो देखना है। तो इसका आंसर होगा डी, उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा। उप मुखिया के चुनाव के संदर्भ में यह कथन गलत है, क्योंकि वास्तव में मुखिया को उप मुखिया के चुनाव में मत देने का अधिकार होता है। यदि मत बराबर हो जाए तो परिणाम लॉटरी द्वारा निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? तो इसका आंसर होगा जिला पंचायती राज अधिकारी को, जिसे हम DPRO बोलते हैं। DPRO को स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर वह अपना त्यागपत्र दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? तो इसका आंसर होगा 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची दल बदल निरोधक कानून से संबंधित है। इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा इसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा? इसका आंसर होगा बी, 14 दिनों बाद। यदि विधान परिषद इसे 14 दिनों के भीतर वापस नहीं करती है तो इसे दोनों सदनों से स्वतः पारित मान लिया जाता है। इसके विधान परिषद के पास धन विधेयक के मामले में बहुत ही सीमित शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया था? तो इसका आंसर होगा बी, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? इसका आंसर होगा बी, नगर पालिका। 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत से है और 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका, जिसे हम स्थानीय शहरी निकाय भी बोलते हैं, उससे संबंधित है। ग्राम पंचायत से 73वां होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इसे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? तो अनुसूची 1 में जब भी किसी नए राज्य का गठन होता है या सीमा परिवर्तन होता है तो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और क्षेत्र हैं, में संशोधन किया जाता है। तो आंसर हमारा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य पार्टी है? तो 131 का क्या होगा? डी होना चाहिए। 2015 के समय के अनुसार बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी थी। प्रश्न में जो राज्य पार्टी पूछा गया है, लेकिन दिए गए विकल्पों में उस समय BSP, BJP, INC और CPI सभी राष्ट्र पार्टियाँ थी। वर्तमान में 2026 में स्थिति अलग हो सकती है, लेकिन परीक्षा के समय यह विवाद प्रश्न था। राज्य पार्टी के बजाय इसे राष्ट्रीय पार्टी पूछना चाहिए था। कुछ लोग CPI बोलेंगे, लेकिन ये भी एक नेशनल पार्टी है। तो इसे आप एक बार गूगल ज़रूर करें, मैंने करके देखा था, मुझे इसका यही जवाब सूटेबल लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो इसका आंसर होगा ए, गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर जिसे बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो 133 का आंसर होगा पश्चिम बंगाल। इसको याद रखने के लिए आप हमेशा याद रखें बिहार और यूपी जोड़ा में, उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक जोड़ा में, इसे याद रखें। उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इसे। तो ये टोटल 6 राज्य हैं जहाँ पे विधानमंडल का ऊपरी सदन यानी कि विधान परिषद है, बाकी जगह नहीं है। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में है, पश्चिम बंगाल में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं? तो इसका आंसर होगा 16। राज्यसभा में 16 है, लोकसभा की 40 सीट है। 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी क्या थी? तो उस समय जो आबादी थी 10.41 करोड़ थी। तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा बी, 1/3 होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद यानी कि ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन जो कि विधानसभा होता है कि कुल संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? ये जो डेटा आपको याद रखना है, एग्जाम 1 जनवरी 2015 तक का पूछा है। तो उस समय हमारे पास जो जिले की संख्या थी 38 थी, और वर्तमान में भी 38 ही है, क्योंकि अभी इसके पहले जो नया जिला बना था वो था अरवल। ये याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक-मोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। डुरंट रेखाएं किन दो देशों की सीमा तय करती है? तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बीच की सीमा रेखा है। मूल रूप से यह ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच बनाई गई थी, वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो इसका आंसर होगा डी, फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन ब्राजील में हुआ था, जिसे जर्मनी ने फाइनल में जीता था। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो 140 का आंसर होगा बी, ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर को वैज्ञानिक भाषा में ल्यूकेमिया कहा जाता है, जिसमें सफ़ेद रक्त कोशिकाएं WBC की संख्या असामान्य रूप से बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है? तो ये है आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर उस देश को इंगित करे जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत, बांग्लादेश से होकर बहती है, लेकिन ये म्यांमार से होकर नहीं गुजरती। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? तो साइना नेहवाल भारत के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? तो कीनन स्टेडियम झारखंड के जमशेदपुर शहर में स्थित है। फिजी की राजधानी क्या है? तो फिजी की राजधानी है सुआ। पोर्ट लुइस ये मॉरिशस की राजधानी है। जॉर्जटाउन है इसकी राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्वी पूर्व दूसरी सदी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की, जो संस्कृत भाग में था, भाषा में था। मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है? तो मृच्छकटिकम का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी, इंग्लिश में क्ले कार्ट बोल सकते हैं, मिट्टी की छोटी गाड़ी। बी, यह राजा शूद्रक द्वारा रचित एक संस्कृत नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो आंसर होगा सी। निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो इसका आंसर देखिए, गोदान लिखा हुआ है, गबन भी है, रंगभूमि भी है। गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, न कि मुंशी प्रेमचंद्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2013 के लिए भारत रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किन्हें मिला? 2013 का जो भारत रत्न था वो 2014 में दिया गया। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर और वैज्ञानिक CNR राव को मिला था, CNR राव को। तो आंसर होगा सी, 149 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल अ प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है जो हाल में प्रदर्शित हुई है और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव वास्तव में हुआ था? तो ये था मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, जिसे MIC शॉर्टकट में बोलते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।